नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है योगेश वर्मा और आज के वीडियो में हम लोग कर रहे हैं आपका रेजिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट। एक कॉन्सेप्ट इसमें रह गया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। इनकम डीम टू एक्रू रेज इन इंडिया, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको नहीं कराया था। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स थी, हालांकि वो अमेंडमेंट्स नेक्स्ट ईयर से लगेगी, तो इस ईयर में अमेंडमेंट्स नहीं है। जैसा मुझे लग रहा था वैसा ही हुआ। तो बात करते हैं इनकम डीम टू एक्रू रेज इन इंडिया। उससे पहले समझते हैं कि ये जानना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, अगर इनकम डीम टू एक्रू राइज इन इंडिया होगी, या तो इंडिया में एक्रू हुई है, या फिर इन केसेस में मान लिया जाएगा कि इंडिया में ही एक्रू हुई है, इंडिया में ही अराइज हुई है। तो अगर इंडिया में एक्रू अराइज हुई है, उस केस में वो इंडियन इनकम होती है और सभी के लिए टैक्सेबल होती है। इसीलिए जानना जरूरी है कि कौन सी इनकम डीम टू एक्रू राइज इंडिया है, जिसमें नंबर 1 चीज आ रही है इनकम अराइजिंग आउटसाइड इंडिया being any sum of money paid without consideration by a resident to a non-corporate non-resident or a foreign company where aggregate of such sum is greater than 50,000। ये लाइन मैं पहले नहीं लिखवाता था अपने नोट्स में, बट मैंने अब ये ऐड करवा दी है। और इसका मतलब ये है इनकम अराइजिंग आउटसाइड इंडिया, किसी इंसान की इनकम जो कि एक नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेजिडेंट है। नॉन कॉर्पोरेट का मतलब कंपनी नहीं है बट नॉन रेजिडेंट है, या फिर एक फॉरेन कंपनी है। इसको जो है बाहर इनकम मिलती है, और किससे मिलती है? रेजिडेंट से मिलती है। रेजिडेंट इंडियन जो इंडिया का रेजिडेंट है, और 50,000 रुपए से ज्यादा की इनकम मिलती है विदाउट कंसिडरेशन कि भैया आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया 50,000 से ज्यादा। हमारे रेजिडेंट इंडियन ने पैसा ट्रांसफर कर दिया किसको? नॉन रेजिडेंट को या फॉरेन कंपनी को, या तो फॉरेन कंपनी या फॉरेन कंपनी के अलावा जो नॉन रेजिडेंट है उनको। आप मुझे बताइए, उस केस में अगर 50,000 से ज़्यादा का अमाउंट ट्रांसफ़र करा है और बिना कंसिडरेशन के करा है, रिटर्न में कुछ नहीं आ रहा है, तो इन लोगों के लिए वो इनकम डीम टू एक्रू राइज इंडिया मानी जाएगी। इस पूरे काम झाम को ऐसे हम लेकर चलते हैं। आगे बात करते हैं डिटेल में इनकम डीम टू एक्रू राइज इंडिया में क्या क्या आता है। सेक्शन 9 में सब सेक्शन 1 में क्या क्या लिखा है। Any income accruing or arising to an assessee in any place outside India whether directly or indirectly। लाइन का मतलब समझिएगा। Any income accruing or arising to an assessee in any place outside India, इनकम तो इंडिया के बाहर एक्रू अराइज हो रही है, बट वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक्ड है इनमें से किसी चीज से। और वो क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1, थ्रू और फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। थ्रू और फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया मतलब कि इनकम इंडिया के बाहर एक्रू राइज होती है, पर अगर उस इनकम को जनरेट करने के लिए कोई बिजनेस कनेक्शन इंडिया में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो उसे हम इनकम डीम टू एक्रू राइज इन इंडिया बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, बिजनेस कनेक्शन का मतलब क्या है वो यहां दे रखा है। एनी बिजनेस एक्टिविटी कैरिड आउट थ्रू अ पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेजिडेंट। एक इंसान जो इंडिया के बाहर है, जनरली रहता है, नॉन रेजिडेंट, उसके बिहाफ पर कोई इंसान इंडिया में एक्ट करता है, तो ये तो बाहर बैठे बैठे एक्टिविटी करवा रहा है, ये तो बाहर से सारी चीजें करवा रहा है, बट इसका जो बंदा है वो इंडिया में बैठा है, इसका एजेंट इंडिया में बैठा है। करेक्ट। जो इस नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पर इंडिया में एक्ट कर रहा है, तो माना जाएगा कि अब जो इनकम जनरेट होगी वो डीम टू एक्रू राइज इन इंडिया होगी। समझ रहे हो आप? एक बंदा जो बाहर है अपने एजेंट से इंडिया में काम करवा रहा है, तो पैसा कर रहा है, धंधा कर रहा है, तो बिजनेस कर रहा है और धंधा कर रहा है, पैसा कमा रहा है। तो बिजनेस कर रहा है और पैसा कमा रहा है, तो माना जाएगा वो इंडिया में पैसा कमा रहा है, क्योंकि उसका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है। नहीं समझे? अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि एक नॉन रेजिडेंट बाहर है इंडिया के, और इंडिया में उसका एक एजेंट है, वो एजेंट को बोलता है कि भैया यूके में एक आपको जो है काम करवाना है, बाहर की कंट्री में, यूके में, यूरोप में काम करवाना है, या सर्विसेज देनी है, अपने एजेंट के थ्रू करवा रहा है। ये दे रहा है एक्चुअली में अपने एजेंट के थ्रू इंडिया के बाहर ही सर्विस दे रहा है, तो इनकम डीम टू एक्रू राइज इन इंडिया का है, तो इनकम कहाँ एक्रू हो रही है? बाहर हो रही है। बट क्योंकि उसका कनेक्शन जो है इंडिया में है, बिजनेस कनेक्शन जिसके थ्रू ये किया जा रहा है, वो पर्सन इंडिया में है, बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है, तो इसलिए इनकम को मान लिया जाएगा कि वो इंडिया से अराइज हो रही है। अब थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी, सिर्फ थ्योरी से नहीं आ रहा, थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू भी क्लियर हो रहा है। अगर एजेंट का इंडिपेंडेंट स्टेटस है, ब्रोकर होते हैं कई एजेंट्स,
का लाइसेंस होता है और इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, आपके इशारों पर काम नहीं करते, आप पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, उस केस में जो है बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। जो एजेंट आप पर डिपेंडेंट है, आपके इशारों पर काम कर रहा है, आपके हिसाब से काम कर रहा है, इंडिपेंडेंट उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है कि वो और लोगों का एजेंट नहीं है, सिर्फ आपका एजेंट है, उस केस में वो बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। यदि वो एजेंट का इंडिपेंडेंट अस्तित्व है, वो बहुत लोगों का काम करता है और आपका भी उनमें से एक काम कर रहा है जो आपने उसे काम दिया, तो उस केस में बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। ठीक है ना। अगर नॉन रेजिडेंट का सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है, तो उसको भी हम बिजनेस मानते हैं। इकोनॉमिक प्रेजेंस का मतलब कि उसका इंडिया में एक इकोनॉमिक प्रेजेंस है। आज आप देखते हैं अमेजोन है, अमेजोन ने तो चलो कंपनी बना ली इंडिया में, बट ऐसी कोई पोर्टल है जो इंडिया के बाहर है, बट उसने इंडिया में वेबसाइट बनाई, इंडिया में उसकी प्रेजेंस है, बहुत अच्छी प्रेजेंस है, तो यानी कि वो इंडिया में बिजनेस कर रहा है, इंडिया में उसका कनेक्शन है, वो जो इनकम कमा रहा है वो इनकम डीम्ड टू रेजिडेंट इंडिया है, भले वो बाहर से कर रहा हो, भले वो ऑनलाइन कर रहा हो, बट उसकी इंडिया में इकोनॉमिक प्रेजेंस है। दैट मीन्स कि वो इनकम इंडिया में डीम्ड टू रेजिडेंट इंडिया मानी जाएगी, क्योंकि वो इंडिया में बिजनेस कर रहा है, ऐसा माना जाएगा। अच्छा सर, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। और बताइए, और क्या इनकम डीम्ड टू रेजिडेंट इंडिया मानी जाती है जो एक इंसान इंडिया के बाहर भी कमा सकता है? ये सारी इनकम इंडिया के बाहर कमाई जा रही है। अगर डायरेक्टली इंडिया से कमाई जा रही होती, बंदा इंडिया में होता, तब तो वो एक्रूराइज इन इंडिया होता, डीम्ड का वर्ड नहीं आता। क्योंकि इनकम इंडिया के बाहर कमा रहा है बंदा बैठ के, इसके लिए डीम्ड का वर्ड आया कि भैया उसका लिंक इंडिया में है, इसके लिए मान लिया जाएगा इंडिया में एक्रूराइज हो रही है। इसमें से एक कनेक्शन हमने देखा, एक केस देखा, बिजनेस कनेक्शन इंडिया में होता है और उससे इनकम आती है, तो वो डीम्ड टू एक्रूराइज इन इंडिया मानी जाती है। दूसरा केस है थ्रू और फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया। आप इंडिया के बाहर बैठे हैं, प्रॉपर्टी इंडिया में है, आपने बाहर किसी बंदे को रेंट दे दिया, मान लेते हैं बाहर रेंट पर दे दिया आपने बाहर किसी बंदे को रेंट, वो आपको बाहर के अकाउंट में देता है, बट उसका एसेट इंडिया में यूज हो रहा है, तो सारी चीजें बाहर कर रहे हो, इनकम बोलोगे भाई मैंने बाहर वाले बंदे को रेंट पर दिया, पर वो जो प्रॉपर्टी है वो इंडिया में है, तो मान लिया जाएगा वो इनकम जो अराइज हुई है वो इंडियन इनकम है, इनकम डीम्ड टू एक्रूराइज इन इंडिया है। समझे। अगर मान लेते हैं उत्तराखंड में एक प्रॉपर्टी है आपकी, आप रहते हैं यूएसए में, आप अपने किसी यूरोप वाले बंदे को रेंट पर देते हैं यूके की प्रॉपर्टी, और इससे जो रेंट आता है वो भी आप बाहर की बाहर लेते हैं, प्रॉपर्टी इंडिया में, तो माना जाएगा ये जो इनकम आपने कमाई है रेंटल से, ये डीम्ड टू एक्रूराइज इन इंडिया, भले ही सारी चीजें बाहर क्यों ना हुई हो। आगे देखते हैं थ्रू और फ्रॉम एनी एसेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया। एग्जाम्पल, डिपॉजिट्स विद इंडियन कंपनी एंड इंटरेस्ट रिसीव आउटसाइड इंडिया। आपने इंडियन कंपनी में डिपॉजिट करी, वो डिपॉजिट इंडिया में हो रहा है, इंटरेस्ट बाहर पे हो रहा है, बाहर से ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया में आए भी नहीं। अब क्योंकि इंडिया में डिपॉजिट करी गई है, तो उससे जो इंटरेस्ट जनरेट होगा, भले इंडिया के बाहर क्यों ना पे हो, वो डीम्ड टू एक्रूराइज इन इंडिया माना जाएगा। और आखिरी है थ्रू द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। जैसे मैंने बोला यहाँ पर प्रॉपर्टी इन इंडिया, तो उसी में प्रॉपर्टी में कैपिटल एसेट भी आ गया। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल वोडाफोन वाला केस है जो यहाँ पर दे रखा है। हालांकि उसमें अभी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में वो चले गए, वहाँ जीत भी गए, उसके बाद क्या लॉ अमेंड होगा अभी पेंडिंग है, बाद में पता लगेगा क्या करना है। तो यहाँ ए लिमिटेड है वो यूएसए में है, इसके पास 80% शेयर्स हैं बी लिमिटेड के जो कि यूके में है। समझिए इसको, एक कंपनी जो है यूएसए में है, उसने दूसरी कंपनी के 80% शेयर लिए हुए हैं जो यूके में है, यूनाइटेड किंगडम, नॉट उत्तराखंड। इस बी लिमिटेड ने सी लिमिटेड जो इंडिया में एक कंपनी है उसके 90% शेयर ले रखे हैं। तो ये हो गई अल्टीमेट होल्डिंग, ये हो गई होल्डिंग कंपनी, ये हो गई सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी होल्डिंग और इसकी भी होल्डिंग अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी, पेरेंट कंपनी। अब अगर बी लिमिटेड इस कंपनी के जो इंडिया में सिचुएटेड है, इसके शेयर्स अपने यूके में ही बैठे बैठे किसी डी लिमिटेड यानी कि तीसरी कंपनी, चौथी कंपनी को जो ऑस्ट्रेलिया में, उसको ट्रांसफर कर दे, यानी यूके में बैठकर मैं अपनी सब्सिडरी के शेयर्स जो इंडिया में सिचुएटेड है, मैं उसके शेयर्स इंडिया के बाहर बैठे बैठे इंडिया के बाहर ही ट्रांसफर कर रहा हूं, तो माना जाएगा कि आपने इंडिया से जो है अपनी वैल्यू ड्राइव कर रही है। वैल्यू इज ड्राइव फ्रॉम इंडिया, इंडिया वर्ड लिखा होगा यहाँ पर, कट गया, ऐड कर लेना। इसमें एक सर्कुलर भी आया है, सर्कुलर का मतलब आप उसको फॉलो करें या ना करें, डिपार्टमेंट यानी कि सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो निकालता है, फॉलो करें ना करें आपकी मर्जी है। डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड बाय फॉरेन कंपनी आउटसाइड इंडिया नॉट डीम टू बी इनकम एक्रू और रेज इन इंडिया। ठीक है ना।
फॉरेन कंपनी जो है, इंडिया के बाहर की कंपनी जो है, हो सकता है वो इंडिया में बिजनेस करे या जो भी करे, बट जो डिविडेंड डिक्लेयर कर कर पे करेगी वो उसको डीम टू एक्रो रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। वरना कल को ये भी कह सकते हैं कि फॉरेन कंपनी ने इंडिया में धंधा करा, उससे प्रॉफिट कमाया, उस पर टैक्स दिया, अब वो जो डिविडेंड भी दे रही है ना, वो भी इंडियन इनकम है क्योंकि उसने इंडिया में बिजनेस किया उस फॉरेन कंपनी ने। तो वहां पे राहत दे दी एक तरह से, भैया नहीं नहीं ऐसा नहीं होएगा, डिविडेंड जो आप डिक्लेयर और पे कर रहे हैं वो इंडिया के बाहर अगर पे कर रहे हैं और आप फॉरेन कंपनी है तो उसे हम इंडिया की इनकम डीम टू एक्रो रेजिडेंट नहीं मानेंगे। तो ये 4 कैटेगरीज होती है जहां पर इंडिया के बाहर से काम झाम भी कर कर जो है आप उसको इनकम डीम टू एक्रो रेजिडेंट मान सकते हैं। इसमें कुछ बिजनेस कनेक्शंस नहीं होते हैं, जो हमने बताया ना कि भाई बिजनेस कनेक्शन होगा, बिजनेस कनेक्शन एजेंट है या कोई कनेक्शन है, उसमें क्या नहीं होता है वो भी बताया गया है। यदि नॉन रेजिडेंट ये सारी चीजें कर रहा है, जैसे कि परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट, परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट, नॉन रेजिडेंट ने कॉल लगाया यूएसए से बैठे बैठे, मेरे भाई यहां से गुड्स खरीद के जो है ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट कर देना, वो यूएसए से बैठा बैठा एक्सपोर्ट करवा रहा है, गुड्स खरीद कर एक्सपोर्ट ही करवा रहा है, तो खरीद कर यूज नहीं कर रहा, उसको भी बाहर निकलवा रहा है, उस पर छूट दे दी गवर्नमेंट, चाहती है एक्सपोर्ट प्रमोट हो, उसको बिजनेस कनेक्शन नहीं माना। जो एक्सपोर्ट कराया जा रहा है, इंडिया का प्रमोशन हो रहा है, छूट दे दी गई, इसको बिजनेस कनेक्शन नहीं माना गया। सिमिलरली बहुत सारे चाइना से रिपोर्टर आते हैं, अमेरिका से आते हैं, यूएसए से आते हैं, इंडिया में आते हैं, इंडिया में कलेक्ट करते हैं न्यूज़ और व्यूज़, और वो जो है फुटेजेस जो है वो इंडिया के बाहर टेलीकास्ट होती है, बीबीसी न्यूज़ हो गया, चाइना न्यूज़ हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, यूएसए की न्यूज़ हो गई। तो इंडिया की फुटेज लेते हैं, बाहर टेलीकास्ट करते हैं, उससे इनकम आती है, एडवर्टीजमेंट भी कमाते हैं, उन्हें छूट दे दी गई, भाई नहीं तुम करो, कोई दिक्कत नहीं है, वरना तो कोई बंदा न्यूज़ दिखाएगा ही नहीं कि ये तो मेरी इनकम इंडिया में हो जाएगी टैक्सेबल, तो उसमें छूट दे दी गई है। शूटिंग फिल्म इन इंडिया, अगर इंडिविजुअल अगर खुद कर रहा है, अगर इंडिविजुअल खुद शूटिंग कर रहा है तो इंडिविजुअल, फर्म के केस में सभी पार्टनर्स और कंपनी के केस में सभी शेयर होल्डर्स में से सभी, सभी के सभी, अगर इंडियन सिटीजन नहीं है, अगर इंडियन सिटीजन नहीं है उस केस में बेनिफिट दिया। अगर इंडियन सिटीजन है, मैं इंडियन सिटीजन हूं, मैं फिल्म की शूटिंग करने जाता हूं, तो उससे जो इनकम आएगी वो इनकम इंडिया में एक्रू हुई है। अगर मैं सिटीजन नहीं हूं और फिर मैं इंडिया में आता हूं और शूटिंग करके जाता हूं तो उसमें छूट दे दी गई है, आइए इंडिया में शूटिंग करिए, प्रोवाइडेड अगर मैं इंडिविजुअल हूं तो मैं खुद, अगर मैं पूरी फर्म है और मेरा ये शूटिंग का काम करती है उसके सभी पार्टनर, अगर मेरी कंपनी है तो उसके सभी शेयर होल्डर दे आर नॉट इंडियन सिटीजन्स, उनको बेनिफिट दिया है कि कोई बात नहीं, आ जाओ शूटिंग कर लो चले जाओ। जैसे कि अभी आया था आपका मिशन इम्पॉसिबल 5 आई थी, उसमें टॉम क्रूज आया था, मुंबई में शूटिंग करी थी, और आजकल तो शूटिंग करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा क्राउड है और अगर एक दो सीन इंडिया में कर लिए तो इंडियन ऑडियंस में क्रेज बढ़ जाता है, और फिर हिंदी डब करके रिलीज कर दी तो बहुत सारे जो है पैसे कमाए जा सकते हैं। इसमें एक और जो है 2 पार्ट और भी हैं इसमें, उसे भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो आपका बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा अगर इसको कोई नॉन रेजिडेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इन केसेस में इनकम डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। अब डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी, पर यह तो हो सकता है कि इनकम रिसीव्ड इन इंडिया हो। डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया नहीं है, बट अगर रिसीव्ड इन इंडिया भी है तो भी वो इंडियन इनकम हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट्स को आप कैसे ले रहे हैं, मैंने ये नहीं बोला कि इन इनकम पर कभी टैक्स नहीं लगेगा नॉन रेजिडेंट के लिए, मैंने सिर्फ इतनी सी बात बताई है कि इनकम डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया नहीं होगी क्योंकि ये बिजनेस कनेक्शन नहीं है। ये बात समझ में आई आपको। कल को मान लो कि यहाँ पर जो है इनकम जो है रिसीव इंडिया में ही होती है, तो फिर ये इंडियन इनकम होगी ना, फिर टैक्स लगेगा ना, क्योंकि 2 कंडीशन होती है, या तो एक्रू हुई हो या फिर रिसीव हुई हो, या डीम टू एक्रू हुई हो या डीम टू रिसीव हुई हो, कुछ भी होगा दोनों में से तो वो इंडियन इनकम होती है। अभी हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, डीम टू एक्रू राइज जो है वो नहीं होगा बिकॉज ये बिजनेस कनेक्शन नहीं माने जाते। अगला पॉइंट है डिस्प्ले ऑफ रफ अनकट डायमंड्स बाय फॉरेन माइनिंग कंपनी। फॉरेन माइनिंग कंपनी स्पेशलाइज नोटिफाइड जोन होते हैं, जैसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ। गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया में, भारतवर्ष में कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए हैं, जहाँ का पर्पस होता है कि यहाँ पर जो भी प्रोड्यूस होगा वो एक्सपोर्ट होगा, वो एक्सपोर्ट होगा। सिर्फ यही पर्पस है इसका, सिर्फ यही पर्पस है इसका कि जो भी चीज़ बनेगी वो एक्सपोर्ट होगी, एक्सपोर्ट होगी, एक्सपोर्ट होगी। सिमिलरली स्पेशलाइज्ड नोटिफाइड जोन्स इन्हीं चीज़ के लिए बनाए हैं कि आप अपना रफ अनकट डायमंड को रखें, डिस्प्ले करें,
और डिस्प्ले कर भी जो है कई बार पैसा कमाया जाता है। आपने सिर्फ दिखाया अनकट डायमंड। फॉरेन माइनिंग कंपनीज होती है, माइनिंग तो आप समझते हैं क्या होती है, जो खाने होती है, लाइमस्टोन होता है, सीमेंट बनता है, उससे निकलता है, वो माइनिंग करी जाती है। फॉरेन माइनिंग कंपनी नहीं, फॉरेन की जो कंपनी है। अब वो अगर डिस्प्ले कर रही है इन जगहों पर जो कि स्पेशलाइज्ड नोटिफाइड जोन है, नॉर्मल इंडिया नहीं है। नॉर्मल इंडिया में जोन्स बने हैं, स्पेशल नोटिफाइड जोन, उस नोटिफाइड जोन में अगर वो डिस्प्ले करते हैं अपना प्रमोशन करने के लिए, तो उसे डीम टू एग्रो रेजिडेंट इंडिया नहीं मानेंगे। और किसको? रफ अनकट डायमंड को। ये नहीं कि डायमंड की रिंग बनाकर बेच रहे हो, ये डिस्प्ले कर रहे हो। आखिरी है बिजनेस हुज ऑल ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड इन इंडिया। ऐसा बिजनेस जिसके सारे ऑपरेशंस इंडिया में कैरी नहीं होते हैं, सारे ऑपरेशंस इंडिया में कैरी नहीं होते हैं। इनकम विच इज नॉट एट्रीब्यूटेड टू ऑपरेशंस कैरिड इन इंडिया शेल नॉट बी डीम्ड टू एग्रो रेजिडेंट इन इंडिया। तो होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जिसमें एक पर्टिकुलर ऑपरेशन इंडिया से ऑपरेट हो रहा है, एक बाहर हो रहा है। अब उसमें हम बाहर वाले ऑपरेशन को भी मान लें इनकम डीम्ड टू एग्रो रेजिडेंट इंडिया, वो सही नहीं होगा। और किसके केस में? नॉन रेजिडेंट के लिए। देखिए, रेजिडेंट के लिए तो सवाल ही नहीं है, उसके लिए सब कुछ टैक्सेबल है। बट एक नॉन रेजिडेंट अपने बाहर भी ऑपरेट कर रहा है, इंडिया में भी एक ऑपरेशन कर रहा है, और हम बोले अब इसका जो पूरा ऑपरेशन है, यानी एक कंपनी जो इसकी है, उस पूरी कंपनी की इनकम इंडिया में एक्रूअराइज हो रही है, द आंसर इज नो। ऐसा नहीं होएगा, ऐसा नहीं होएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होएगा। जो इंडिया में है ऑपरेशन उसके लिए वो डीम टू एग्रो रेजिडेंट इंडिया है, जो इंडिया के बाहर है उसके लिए नहीं है। बात करते हैं आखिरी पॉइंट की, यहां पर दे रखा है इनकम एट्रीब्यूटेबल टू द ऑपरेशंस कैरिड आउट इन इंडिया ऑल्सो इंक्लूड्स। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, ऑनलाइन सारी चीजें चल रही है, तो उसमें एक चीज इंसर्ट करी गई है, इनकम एट्रीब्यूटेबल टू द ऑपरेशंस कैरिड आउट इन इंडिया इंक्लूड्स, ये चीजें इंक्लूड होगी, इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट टारगेटिंग कस्टमर रिजाइडिंग इन इंडिया और एक्सेसिंग एडवर्टाइजिंग थ्रू इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आईपी एड्रेस बोलते हैं इसको, 112.168.1.1 आईपी एड्रेस होता है। हर कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है। वो आईपी एड्रेस अगर इंडिया में है तो क्या कर रहे हैं? फेसबुक क्या कर रही है? एडवर्टीजमेंट से पैसा कमा रही है। कहाँ की कंपनी है? इंडिया के बाहर की कंपनी है। पैसा जो कमा रही है वो एडवर्टीजमेंट दिखाकर कमा रही है अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बट अगर वो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इंडिया का है, जो मैं देख रहा हूँ, और उससे जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है, तो वो इंडिया में डीम्ड टू एग्रो रेजिडेंट इंडिया माना जाएगा। मतलब एट्रीब्यूटेबल ऑपरेशन कैरिड आउट इन इंडिया माना जाएगा। ऐसी बाहर की और कंपनीज भी हो सकती है फेसबुक के अलावा, टिकटॉक, तेरी प्यारी प्यारी दो अखियां। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ डेटा, ये डेट लिख दिया, डेटा होगा। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम पर्सन्स रिजाइडिंग इन इंडिया और यूजिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया। मतलब अरे भैया, सब लोग इंडिया का डेटा बेच रहे हैं, इंडिया में डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, यूजर का बिहेवियर कलेक्ट कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, डेटा बेचकर पैसा कमा रहे हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम? इसमें क्या कर सकते हैं हम? इसमें अगर इंडिया का डेटा बिका है, इंडिया के लोगों का डेटा बिका है, तो भैया वो डीम टू एग्रो रेजिडेंट इंडिया माना जाएगा। एक कंपनी की बात बताता हूँ जिसने एक अपना कीपैड लॉन्च करा एंड्रॉयड डिवाइस में। गूगल का जैसे गूगल बोर्ड आता है, गूगल का कीपैड होता है, ऐसे ऐसे आप टाइप करते हैं, उसमें एक और कंपनी ने अपना कीबोर्ड किया, उसमें एडिशनल फीचर दे दिए, GIF इमेजेस लगा सकते हो, जो भी टाइप करोगे उसकी इमेज आ जाएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐप इंस्टॉल करते वक्त उन्होंने बोला कि जो भी डेटा आएगा वो हम कलेक्ट करेंगे, और वो करते गए 3 साल तक करते गए। मेरा दोस्त ऑडिट करने गया, उसने कहा भाई इसमें तो इनकम ही नहीं आ रही, कलेक्ट कर रहे हैं। 3-4 साल के बाद सीधा 10 करोड़ में सारा डेटा भेज दिया। 10 करोड़ में सारा डेटा भेज दिया, यूजर बिहेवियर, क्या चैट लिखते हैं, क्या टाइप होता है, सब कलेक्ट करा, सर्वर लगाए, डेटा को रखने की कॉस्ट लगाई, और फिर इकट्ठे भेज दिया, 10 करोड़ में भेज दिया, बाहर की कंपनी को भेज दिया। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग डेटा कलेक्टेड फ्रॉम पर्सन रेजिडिंग इन इंडिया और यूजिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया। अब गुड सर्विसेज आप कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं गुड सर्विसेज को। हो सकता है कि कोई बाहर की वेबसाइट हो और इंडिया में ऐड लगाकर क्लिक करे कोई बंदा इंडिया में और उसको सेल कर दे सामान, तो वो क्या होगा? उसकी सेल ऑफ गुड सर्विसेज, कि भैया वो ऑपरेशन वो इंडिया में कैरी कर रहा है, भले ही कर तो ऑनलाइन रहा है, बट क्योंकि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इंडिया का है, तो इसलिए वो डीम टू एग्रो रेजिडेंट इंडिया माना जाएगा। इसी के साथ जो है आखिरी चीज और एक रह गई थी, वो है यहाँ पर हम करने वाले हैं कि बिजनेस कनेक्शन किस किस केस में होता है। जो यहाँ हमने पढ़ा है कि नॉन रेजिडेंट के केस में उसका बिजनेस कनेक्शन होता है,
वो किस किस केस में होता है वो मैंने बताया आपको। अगर उसका कोई व्यक्ति इंडिया में एक्ट कर रहा है उसके बिहाफ पर, जो कि इंडिपेंडेंट एजेंट नहीं है, उसकी जो है यहाँ पर व्याख्या करी गई है, भैया कौन सा एजेंट होगा या क्या चीज़ प्रेजेंट होगी तो हम बिजनेस कनेक्शन मानेंगे। क्लैरिटी यानी जरूरी है, पेपर में कभी आता नहीं है फिर भी बता रहा हूँ मैं आपको। एजेंट मस्ट हैव अथॉरिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट एंड एजेंट जनरली एक्सरसाइजेज हिज अथॉरिटी। आपके बिहाफ पर करने का मतलब मालूम है क्या होता है? किसी के बिहाफ पर करने का मतलब मालूम है क्या होता है? कि वो एजेंट जो एक्ट करेगा उससे नॉन रेजिडेंट बाइंड हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट को वो फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि उसने अथॉरिटी अपने एजेंट को दी है। ऐसा एजेंट होना चाहिए, तब पता लगेगा कि भाई उसके डायरेक्शन पर काम कर रहा है, नॉन रेजिडेंट के डायरेक्शन पर काम कर रहा है, और उसके डायरेक्शन पर काम करने से जो एजेंट एक्ट करेगा उससे नॉन रेजिडेंट की लाइबिलिटी आ जाएगी। ये नहीं हो सकता ना कि एजेंट अपने लिए अलग काम कर रहा है, नॉन रेजिडेंट उसकी सर्विस ले रहा है, ऐसा नहीं है। नॉन रेजिडेंट के डायरेक्शन पर एजेंट काम कर रहा है और वो अथॉरिटी रखता है कि वो नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वैसा कोई मैकेनिज्म है, तो इसका मतलब नॉन रेजिडेंट का बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है। एजेंट सिक्योर्स ऑर्डर्स इन इंडिया मेनली फॉर दैट नॉन रेजिडेंट। वो एजेंट उस नॉन रेजिडेंट के लिए ही ऑर्डर सिक्योर करता है, किसी और के लिए नहीं करता। कर सकता है इक्का दुक्का, ज़्यादा नहीं करता, मेनली उस नॉन रेजिडेंट के लिए करता है। अगर वो एजेंट सबके लिए कर रहा है तो इसका मतलब वो एक इंडिपेंडेंट एजेंट है, वो इसका कोई एक्सक्लूसिव एजेंट नहीं है, तो इसलिए एक्सक्लूसिव होना जरूरी है। वेयर एजेंट हैज़ नो अथॉरिटी बट ही मेंटेन्स इन इंडिया स्टॉक ऑफ गुड्स फ्रॉम विच ही जनरली डिलीवर गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ दैट नॉन रेजिडेंट। उसके पास नॉन रेजिडेंट की अथॉरिटी नहीं है, बट वो एक सेपरेट बुक रखता है जिसमें सभी गुड्स की डिटेल है, और जब नॉन रेजिडेंट को डिलीवर करना होता है, नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे डिलीवर करना होता है, तो वो उसमें सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता है। यानी कि एक पर्टिकुलर डेटाबेस बना हुआ है कि भाई ठीक है, मैं अपना काम तो कर रहा हूँ, बट जब तेरा काम आएगा डिलीवर करने का तो भी मैं कर दूंगा, उसके मैं रिकॉर्ड्स में रख रहा हूँ, ठीक है ना, जिसमें से वो नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पर डिलीवर करता है गुड्स, जो भी ऑर्डर वगैरह आता होगा। एक एग्जाम्पल भी है समझाने के लिए कि बिजनेस कनेक्शन कहाँ कहाँ पर होता है। एजेंट ऑफ वन नॉन रेजिडेंट सिक्योर्स ऑर्डर फॉर अदर नॉन रेजिडेंट। मैंने आपको बताया कि एक नॉन रेजिडेंट का एक एजेंट होता है, कई एजेंट भी हो सकते हैं, बट वो मेनली अगर इसी का काम कर रहा है तो उसका एजेंट माना जाएगा। अब अगर ये एजेंट किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट का भी काम ले ले, किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट का काम भी ले ले, तो भी बिजनेस कनेक्शन हो सकता है। कब हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। तो भी बिजनेस कनेक्शन हो सकता है कि भैया ये नॉन रेजिडेंट ए है और इस नॉन रेजिडेंट ए का एक एजेंट है, ये नॉन रेजिडेंट बी का ऑर्डर ले रहा है, फिर भी बिजनेस कनेक्शन हो सकता है अगर ये नॉन रेजिडेंट बी इसे कंट्रोल करता है या ये इसको कंट्रोल करता है, यानी दोनों में से एक दूसरे को कोई भी कंट्रोल कर सकता है। तो भैया भले ही एक का एजेंट हो, बात तो वही पढ़नी है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। मैंने अपना एजेंट बनाया बट मेरा जिस पर कंट्रोल है उसने भी ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो वो भी एक तरह से एक ही बात मानी जाएगी। या मैं इसके कंट्रोल में हूं और मेरा एजेंट बना हुआ है, तो वो इसका एजेंट भी माना जाएगा। समझे आप? एक दूसरे पर कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं, तो बात एक ही है ना यार, बात एक ही है। और लास्ट नॉन रेजिडेंट ए, नॉन रेजिडेंट बी, नॉन रेजिडेंट ए, नॉन रेजिडेंट बी, ठीक है, इसका एजेंट है, ये दूसरे का ऑर्डर ले रहा है, कोई एजेंट नहीं है बट एक ऑर्डर ले रहा है दूसरे का। तो अगर ये इसको कंट्रोल करता है या ऊपर वाला नीचे को कंट्रोल करता है, तो बात एक ही मानी जाएगी कि भैया एक ही एजेंट है, बिजनेस कनेक्शन तो है ही है। वरना कल को ये पता लगे नॉन रेजिडेंट बी बोल रहे हैं भाई देखो ये मेरा एजेंट तो है नहीं, ये तो ए का एजेंट है, मेनली ए का काम करता है, मैं तो सिर्फ ऐसे ही मैंने एक काम करवा लिया था। बट हम बोलेंगे अभी भी आपका बिजनेस कनेक्शन है, क्यों? क्योंकि आप एक दूसरे को कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर ये दोनों किसी थर्ड नॉन रेजिडेंट जो है वो इन दोनों को कंट्रोल कर सकता है, तो भले ही नॉन रेजिडेंट ए का एजेंट क्यों ना हो फुल टाइम, अगर नॉन रेजिडेंट बी का ऑर्डर सिक्योर करेगा तो बात एक ही है, क्योंकि दोनों किसी थर्ड पार्टी के कॉमन कंट्रोल में है। तो सारी चीज कंट्रोल की है, बात एक ही है। आप सामान लेने जाएं
और सामान लेकर बोलें कि भैया मैं क्रेडिट पर ले आया हूँ और आपका भाई पैसे दे आए, तो बात वही है, माना जाएगा आप ही ने दिए हैं, आप ही के लिए दिए हैं, ये नहीं बोलेगा अलग अलग पर्सन है। समझे आप? तो ये पूरा का पूरा जो है डीम टू एक्रूड रेजिडेंट इंडिया का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट अब आपको जो है चीज़ें समझ में आई होगी। इसी के साथ आपका रेजिडेंशियल स्टेटस हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं और मैं इसके एमसीक्यू भी अपलोड कर रहा हूँ आज, तो आप ज़रूर एमसीक्यू टेस्ट दीजिएगा और मेरे तक अपना रिजल्ट ज़रूर पहुँचाइएगा। तो हमारा बेसिक हो गया है, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया है, हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम हाउस प्रॉपर्टी, मतलब इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे स्टडी मटेरियल के, और उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो पिछली बार वाली ही मैं लगा दूंगा। पिछली बार और इस बार में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ 2 वीडियोज़ हैं, बढ़िया बने हुए हैं, ऐड हो जाएंगे, कोई चेंज नहीं है, सब कुछ सेम है। और फिर हम कैपिटल गेन करेंगे। कैपिटल गेन होने के बाद पीजीबीपी होगा, और जब पीजीबीपी हो जाएगा तो समझ लेना कि आपका ऑलमोस्ट इनकम टैक्स कंप्लीट हो गया है, मोर देन 60% कंप्लीट हो गया है। फिर छोटे छोटे चैप्टर्स करेंगे, और छोटे छोटे चैप्टर्स करने के बाद आपका करीब 80% कंप्लीट होएगा, और लास्ट में फिर 20% करेंगे। तो ये हमें करना है पूरा 80% फटाफट से, और इस पर मैं लग रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका कई दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड बाय।